रखी और 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया इस निमंत्रण के लिए, इस दौरे में आमंत्रित करने के लिए। एक बार फिर से आइए रुक करते हैं और बात करते हैं चुनाव की तैयारी, टिकट की दावेदारी, जो आज प्राइम डिबेट का विषय है। मिथिलेश जैमिनी जी से हम सवाल कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि मिथिलेश जी, जो एक तरह से कहें कि आम भाषा में या सरकारी भाषा में वीआरएस एक टर्म होता है, वो एक उसी लिहाज से अगर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई जो वरिष्ठ हो चुके हैं वो अब खुद ब खुद आगे आए और अपना टिकट अपने आप से सरेंडर कर दें, लेकिन जिस रूप में बातें सामने निकल कर आई हैं, चाहे बीडी कल्ला मंत्री कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता वहां पे, और दूसरी ओर जो बाकी कुछ विधायक सामने आ रहे हैं उनका कहना है कि हमारे परिवार वालों को मिलना चाहिए टिकट। कैसे इस पूरी कवायद को देख रहे हैं? माथापच्ची बढ़ेगी या फिर कम होगी टिकटों को लेकर कांग्रेस में? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस में अशोक गहलोत यूथ के कार्यक्रम में कह चुके हैं कि जवानों को दिल पे पत्थर रखना होगा, और जब जवानों को दिल पे पत्थर रखना होगा, वो 73 साल की उम्र में कह रहे हैं, तो फिर बीडी कल्ला क्यों मानेंगे? और कोई हटेगा तो अपने परिवार के लिए टिकट मांगेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जी के बेटा एमपी का टिकट चुनाव लड़ चुका है, इसलिए ये तो दूर की कौड़ी है। लेकिन जो अशोक गहलोत ने एक कहा है कि 100 टिकट 2 महीने पहले दे दिए जाएं और दिल्ली में मीटिंगों का दौर बंद कर दिया जाए, वो निश्चित रूप से कर्नाटक मॉडल को यहां लागू करना चाहते हैं। जो सुनील कानूनगो गोलू, जिन्होंने कर्नाटक में 74 सीटों का 6 बार सर्वे कराया और जीत दिलाई, वही अब राजस्थान में सर्वे कर रहे हैं। अगर 2 महीने पहले टिकट मिल जाता है तो निश्चित रूप से पॉल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और बूथ तक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए टाइम मिलता है, और कम टाइम मिलता है तो कोई भी पार्टी में जो बगावत होती है वो आरएलपी या आम आदमी पार्टी से जुड़ सकता है। यह अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है 46 सीटें। 23 सीटें तो ये 19 और 5 जो निर्दलीय उनका समर्थन है, 23 की सीटों पर जो उनके खुद के जो कैंडिडेट हैं वो टिकट मांगेंगे, अगर उनको नहीं दिया तो जिनको दिया वो लड़ेंगे। और 23 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी जीती है, लेकिन अशोक गहलोत ने वहां निर्दलीय लड़ाए थे, वो वहां पर मुख्यमंत्री है, संगठन उनके पास है और मुख्यमंत्री के समर्थक वो हैं। ऐसे करके 46 सीटों पर बहुत मुश्किल की बात है। और जो दिल्ली नहीं जाने की बात कही है, उसमें जो कांग्रेस का एक रिवाज है, माय लॉर्ड, मेरी हुक्म, मेरे आला, वो वहां नहीं कहे, वो दिल्ली कहे। तो कुल मिलाकर जो सचिन पायलट को भी कम मौका मिले, ये अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये निश्चित रूप से पिछली बार भी चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने थोड़ी पहले टिकट अनाउंस कर दिया था, कर्नाटक में भी पहले अनाउंस किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहले अपने स्क्रीनिंग कमेटी हो या चुनाव प्रचार के प्रभारी हो या अध्यक्ष, जो चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष होंगे, वो तो दिल्ली से तय होंगे ना। देखिए वो सब कुछ तय होंगे, लेकिन जो अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में इस फॉर्मूले से सक्सेस हुई है। कर्नाटक में भी बीजेपी की तुलना में पहले कैंडिडेट अनाउंस किए, कांग्रेस जीती है, और अगर यहां घोषित कर देती है तो जो डैमेज कंट्रोल करने का टाइम मिलता है, क्योंकि आप 10 दिन देते हो, 10 दिन में पूरी जान लगा देता है आदमी विरोध करने का, लेकिन अगर 2 महीने का टाइम है तो उसको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और जो आपको मैसेज कन्वे करना है वो भी, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी टाइम मिलेगा। तो अशोक गहलोत ने ये जो अनाउंसमेंट किया है वो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 46 सीटें हैं, यानी 150 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 46 सीटें तो फंसी हुई है। 23 सीटें जहां पिछली बार निर्दलीय कैंडिडेट लड़ाए, जो अशोक गहलोत की हमेशा का पार्ट रहता है, इस बार भी था, आगे भी रहेगा, वो उनका गेम है। जो जिनको टिकट आरसी चौधरी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या पार्टी कंफ्यूज हो रही है इस बात को लेकर कि यूथ को मौका दिया जाए या वरिष्ठों पर ही दांव खेला जाए? और दूसरी बात यह, जिस तरीके से स्वतः ही कुछ विधायक सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा टिकट बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, मैं दावेदार हूं, और अगर मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, कुछ ये भी कह रहे हैं, तो फिर मेरे परिवार से मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जब राजस्थान के उदयपुर के अंदर नव संकल्प शिविर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी का किसी भी स्तर का, चाहे संगठन हो, चाहे पार्टी के अंदर और कहीं पे प्रतिनिधित्व हो, वहां पे 50% हिस्सेदारी उन लोगों की हो जो 50 से कम उम्र के हैं, और 50 से अधिक जो उम्र के हैं उनकी भागीदारी हो। ये उस संकल्प में सर्वसम्मति से तमाम हमारी जो कमेटियां थी उनके आधार पर यह निर्णय लिया गया था। ये कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं रंधावा साहब, उन्होंने एक अपील की, और उस अपील का असर यह है कि कोई व्यक्ति जो लगातार जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते आए हों, जीतते आए हों और आज जीते हुए विधायक हों, और एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की अपील पे अगर वो गिव अप करते हैं और ये कहते हैं कि अब नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमारे परिवार है कि इससे बड़ा संस्कार और कहीं पे नहीं हो सकता। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पुनः
ऐसा कहीं कोई ऐसा वक्तव्य नहीं कि उन्होंने मेरे बेटे के लिए बात कही। ये आगे जोड़ने की बातें हैं। पार्टी जब सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करती है, तेरा और मेरा कहीं हो ही नहीं सकता। जहां पे जनता की जो आवाज है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो आवाज है, वो जब नेतृत्व उनका कौन करेगा, ये किसी राजनीतिक दल में या संगठन में हो सकता है, तो कांग्रेस में हो सकता है। और ये मिथिलेश जमीनी जी ने कहा कि जिस प्रकार से लगातार जो सर्वे आ रहे हैं, लगातार सर्वे जो होने हैं, उनके अंदर अगर सर्वे में किसी का भी, अगर लगातार किसी के पुत्र ने संगठन में काम किया है, संगठन में अगर अपना समय दिया है और अगर जनता चाहती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता प्रत्याशी तय करेगा, यह व्यवस्था सिर्फ कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि बूथ से जीता हुआ व्यक्ति ब्लॉक के अंदर बना हुआ कांग्रेस कमेटी का सदस्य अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है और मत के माध्यम से करता है और एक शवर के साथ में चुनता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे दल में नहीं हो सकती। दूसरे दल में व्यक्ति की महिमा होती है, एक व्यक्ति की महिमा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी ऐसे हुआ करता था आजादी के बाद से आपके पास। अब की तो बात आप खैर अलग बताएंगे चौधरी साहब, खड़गे। देखिए मैं एग्जांपल देकर रविंद्र जी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने कहा कि अगर चुनाव की प्रक्रिया होती है और चुनाव वो भी चुनाव होता है जहां पे सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है, किसी भी विधानसभा में अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो, वार्ड के अंदर अगर कोई पार्षद के चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो, तो हम सब ने देखते हैं कि निर्विरोध बनते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया का अनुसरण करना, ये किस राजनीतिक संगठन में है, ये आपको निश्चित रूप से अपील करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दलों को इससे प्रेरणा मिलेगी। जो जमीनी जी ने बात की, उन्होंने कहा कि युवाओं को हर दे पे पत्थर रखना है, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यह राजस्थान यूथ कांग्रेस का प्रतिज्ञा 2023 का संकल्प था, जिसके अंदर जो नए यूथ के मतदाता जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान करने जाएंगे, उन तक दस्तक देने का काम जब यूथ नहीं, लेकिन यूथ खाली यही थोड़ी सोचेगा। आज का चौधरी साहब, आज का यूथ सिर्फ यही नहीं चाहता कि कुर्सी उठाए, दरी बिछाए, उसकी भी अपेक्षाएं हैं, वो भी, उसका भी सब्र का बांध होता है। वो भी चाहता है कि जवान उम्र में ही उसको जिम्मेदारी मिले और वो आगे चलकर जवानों और युवाओं के लिए काम करे, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। वो लगातार इंतजार करके नहीं बैठ सकता। रविंद्र जी, ये तो उन राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए जहां पे पार्टी के जो एक एबीपी और यूथ के संगठन से निकल के और आते हैं और कहते हैं कि संसदीय बोर्ड के नाम पे पीठ में छोरा घोंपते हैं। निवर्तमान उनके जो राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी ने कहा था, लेकिन यूथ कांग्रेस के अंदर तो नेतृत्व है, यूथ ही तय करता है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। मैं कह रहा हूं पूरी डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी राजनीतिक दल में नहीं मिल सकती। वहां की जनता यह तय करेगी और जनता यह बताएगी कि हमारा प्रतिनिधित्व अमुक आदमी करना चाहिए। तो जो बहुमत के साथ में जिसका सर्वे में नाम आता है, वो व्यक्ति नेतृत्व करेगा। और मदन राठौर जी, आप ये बताइए कि बिल्कुल सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस में चौधरी साहब बता रहे हैं, ताकि हम प्रेरणा लेने की बात कह रहे हैं। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि कांग्रेस में तो टिकट की कवायद होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे यहां पर विधायकों से कराए जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। ये एक पैमाना तैयार किया जा रहा है कि भाई किस तरह का आधार होगा टिकट बंटवारे का। भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हो, स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनी हो, लेकिन फिर से कवायद होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तो बिल्कुल खामोश है। नहीं, ऐसा नहीं है। आरसी चौधरी साहब ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से कैडर तैयार होकर के आता है, तो ये अच्छी बात है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ से कैडर बेस्ड हमारी पार्टी है और नीचे से कैडर तैयार होकर के आता है और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार उतारते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी कांग्रेस के अंदर जैसे अभी मैंने देखा चैनल में कि कई लोग चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए पूरे नहीं हुए, तो किस मुंह से ये चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। कई वरिष्ठ नेता हैं इनके, जैसे दीपेंद्र सिंह शेखावत हुए, भरत सिंह हुए, ये अमीन खान जी हुए, ये ऐसे विधायक हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। और कई ऐसे गुरमीत सिंह कुन्नर भी हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो समझ गए कि इस बार ये नैया डूबने वाली है और डूबती नाव में हम अपना दांव लगा देंगे, अपनी इज्जत खराब कर देंगे, तो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही कांग्रेस में कुछ लोग जरूर उत्साहित होते हैं कि भाई ठीक है, हम चुनाव मौका मिलता है तो एक फेम तो मिलेगी, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौधरी साहब, मैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति आए, लेकिन आपको कोई मौका देगा नहीं, ये देते नहीं है, क्योंकि ऐसा इनको तो चाहिए नहीं। इनको तो स्पोक पर्सन तो तैयार करने हैं,
लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति यदि चुनाव में आ गया और जीत करके आ गया तो बाकी लोगों को पीछे छोड़ देगा, तो ये ठीक, वो कभी भी नहीं आने देंगे आपको। ऐसे लोग इनके चाहिए ही नहीं। इनको तो केवल ठुकुर स्वाती बात करने वाले नेता चाहिए, जो केवल हाँ में हाँ मिलाए, ऐसे लोग चाहिए। ये कभी अपने उससे बाहर निकले नहीं। देखिए, कांग्रेस में पहले कोई एक स्थिति थी, मैं एक चौधरी साहब आपको याद दिलाऊं, मेरे पाली से एक सांसद थे कांग्रेस के, मूलचंद डागा। वो हिंदुस्तान की लोक लेखा समिति के चेयरमैन थे, सांसद थे, लेकिन पार्षद का चुनाव लड़ लिया। पार्षद के चुनाव में वो हार गए। हारने के बाद में मदन राठौड़ जी, वो बात सब सही है आपकी, लेकिन मुझे तो बताइए कि बीजेपी में टिकटों को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई कवायद, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला, किसी भी तरह का कोई सर्वे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप ठीक है, कांग्रेस पर आप उंगली उठाइए, आप विपक्ष में विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अपनी भी तो बात कर लीजिए। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इंतजार कर रहे हैं कि वहां कोई नाराज होगा? जैसे आपने भी पिछले हफ्ते स्वागत किया और फिर सत्कार किया उनका, इसी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि वहां नाराज जो लोग होंगे फिर उसके बाद उनके पलक पावड़े बिछाकर हम स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर नीचे से तैयारी हो रही है, बूथ स्तर तक। अच्छा। समिति बनी हुई है, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हुई है, तो हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है। अलग अलग तरीके से हमने सर्वे करवाए हुए हैं। हमारे पास में हमारा संगठनात्मक ढांचा तैयार है, ठीक है, उसके आधार पर भी हम सर्वे करवा। बिल्कुल। मिथिलेश जैमिनी सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। पिछले गुजरात चुनाव को अगर हम देखें तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से ना तो चुनाव से पहले हमने देखा किस रूप में पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया था। हमने यह भी देखा कि सिटिंग एमएलएस के बड़े पैमाने पर टिकट काटे गए थे और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश की गई थी और उसमें काफी हद तक बीजेपी ने कामयाबी पाई और वहां पर सफलता भी हासिल की। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये किस तरह से आपको नजर आती है? और क्या राजस्थान में दोनों दलों के लिहाज से इस पर काम होगा या फिर चहेतों को ही टिकट देने की यहां पर होड़ मस्ती दिखाई देगी, वो चाहे फिर सिटिंग हो या हारा हुआ हो या उम्र उसकी ज्यादा हो या युवा हो? देखिए, अशोक गहलोत का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो सैचुरेशन की पोजीशन में है और उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर उनके हाथ में कमान रहती है तो निश्चित रूप से वो कह चुके हैं कि लोग सरकार से नाराज नहीं, विधायकों से नाराज है। इसका मतलब उनके मन में है कि चेहरे बदलने चाहिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं प्रो एफिशिएंसी है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए चेहरे बदलना कांग्रेस में आसान काम नहीं है। आज कल ही सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल से मिले हैं, प्रियंका गांधी से उनकी फोन पर लंबी बातें हुई है। अब एक तरफ तो कांग्रेस पटना में जाके कहना चाह रही है कि हम समूचे विपक्ष का नेतृत्व करने को तैयार है, दूसरी तरफ उनसे विपक्षी पार्टियां पूछेंगी कि आप अपने घर में दो नेता हैं जिन्हें आप असेट बताते हैं, उन असेट को तो एक कर लीजिए। तो एक चुनौती कांग्रेस के सामने यह भी है 2024 के रण में उतरने से पहले कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक होकर चुनाव लड़े। हालांकि केसी वेणुगोपाल कह चुके थे पिछली बार जब 4 घंटे मैराथन मीटिंग हुई कि सारे फॉर्मूले तय हो चुके हैं और राहुल गांधी ने कहा था कि हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन हो कुछ उलट रहा है। इधर वो सचिन पायलट दिल्ली के चक्कर खा रहे हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं चौधरी साहब एक जवाब आपसे क्लोजिंग में ले लेता हूं जल्दी से। आप चौधरी साहब ये बताएं कि कितना जरूरी है कांग्रेस संगठन और पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की दिल्ली की चलनी चाहिए या फिर राजस्थान की कांग्रेस इकाई की चलनी चाहिए टिकट बंटवारे पर? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये जानता है कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से नफरती माहौल और देश की जो ताकत है, जो अनेकताओं में एकता की जो ताकत है, उस पर जो प्रहार हो रहा है, देश के जो मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं। इसलिए 2023 के अंदर राजस्थान में रिवाज बदलना है और 2024 में केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज बदलना है। हर कांग्रेस विचारवान व्यक्ति इसी के लिए प्रतिबद्ध है और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई चलती है तो कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो बूथ के अंदर घर घर जाके मतदाताओं को बाहर लेके आता है। कौन करेगा? जनता की जो अपील होती है, ज्यादा चलनी किसकी चाहिए? राजस्थान इकाई ज्यादा चलती है जनता की। लोकतंत्र के अंदर जनता थोड़ी डिसाइड करती है कि कौन किसको टिकट मिलेगा। जनता तो अपना विधायक चुनाव करती है, जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, ये तो राजनीतिक दल ही चुनाव करते हैं। एक आखिरी कमेंट मदन राठौड़ साहब आपसे, जो दूसरी पार्टियों के नाराज लोग होंगे जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी क्या उनको टिकट देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी हमारी नीतियों से जो सहमत है, हमारे विचारधाराओं से जो सहमत है, हमारी कार्यप्रणाली से जो सहमत। ठीक है सर, आपके इस बयान को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। जो आपने बात कही कि हम
इस पर अडिग रहेंगे और अपने ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मदन राठौड़ साहब और आरसी चौधरी साहब के साथ साथ मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में आज शामिल होने के लिए। आज का जो सवाल हमारा था प्राइम डिबेट का, विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने वाली पार्टी को क्या फायदा होगा, तो 94% लोगों का यही कहना है कि हां, युवाओं को मौका देने वाली पार्टी को फायदा होगा, यानी युवा शक्ति। और ये मान लीजिए आरसी चौधरी साहब और मिथिलेश जैमिनी जी, आपने तो इसका जिक्र किया भी, ये युवाओं के ही वोट इसमें सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि युवा लगातार हर लिहाज से हर फील्ड में एक्टिव है, उनकी संख्या भी और उनका बहुमत भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।